नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको शुक्र के अर्थव्यवस्था तथा समाज व्यवस्था संबंधी विचारों से अवगत कराया था। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको बताऊंगी कि शुक्र के न्याय तथा दंड संबंधी विचार किस प्रकार के हैं। शुक्र के अनुसार राज्य में उचित न्याय वितरण का ध्यान रखना राजा का कर्तव्य है। उसे महत्वपूर्ण केंद्रों पर न्यायाधीश नियुक्त करने चाहिए, जिससे जनता के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा की जा सके तथा अपराधियों को उचित दंड दिया जा सके। शुक्र ने न्याय पद्धति तथा न्यायिक प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन शुक्र नीति में किया है। न्याय का कार्य राज्य के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि न्याय करने के कार्य को राजा के लिए यज्ञ के समान फलदायक माना गया है। इस प्रकार राज्य में न्याय होना राजा का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व माना जा सकता है। शुक्र ने न्यायालयों की प्रमुख 2 शाखाओं का उल्लेख किया है। प्रथम शाखा के अंतर्गत उन न्यायालयों को लिया जाता है जिनका गठन स्थानीय संस्थाओं के रूप में किया गया है, तथा दूसरी शाखा में उन न्यायालयों को शामिल किया गया है जिन पर राज्य का नियंत्रण रहता है। इसमें न्यायाधीशों व कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य के माध्यम से की जाती है। शुक्र नीति सार में 6 प्रकार के न्यायालयों का विवरण दिया गया है, जिसमें सभा, अध्यक्ष, न्यायालय, सभ्य न्यायालय, गण न्यायालय, श्रेणी न्यायालय तथा कुल न्यायालय सम्मिलित हैं। इसमें सभा सर्वोच्च अथवा केंद्रीय न्यायालय है, जिसे शुक्र ने धर्म स्थल भी कहा है। शुक्र की मान्यता है कि राजा को जिन योग्य कुल, श्रेणी और गणों का ज्ञान हो, उनके अनुसार साहस, जिसके अंतर्गत हत्या या डाके आदि आते हैं, और चोरी के अतिरिक्त शेष विषयों पर मनुष्य के पारस्परिक विवादों का निर्णय करे। जिस विवाद का निर्णय कुल द्वारा नहीं हुआ, उसका विचार श्रेणी करे, श्रेणी से अज्ञात विवादों का निर्णय गण करे और गणों से अविज्ञात विवादों का निर्णय राजा द्वारा नियुक्त न्यायाधीश करे। कुल आदि से अधिक श्रेष्ठ सभासद है, उससे बड़ा अध्यक्ष है और सबसे बड़ा योजना करने वाला राजा है। राज्य के प्रमुख न्यायालय के रूप में सभा का सभी ग्रंथों में उल्लेख है। उस सभा का प्रमुख न्यायाधीश प्रांग विवाक है। उचित न्याय का अंतिम उत्तरदायित्व राजा पर है, परंतु इस बात का आग्रह है कि राजा अकेला व्यवहार के प्रश्नों पर निर्णय न दे। उसके साथ न्याय करने वाला मंत्री अथवा प्रांग विवाक अथवा ब्राह्मण अथवा सम्य होने ही चाहिए, जो धर्म के ज्ञाता हों और जिनके व्यवहार के आधार पर राजा ठीक से निर्णय कर सके। शुक्र के अनुसार ऐसी सभा में जिसमें वेद, धर्मशास्त्र तथा स्थानीय आचारों के ज्ञाता ब्राह्मण विद्वान सदस्य हों, उसे शुक्र ने यज्ञ के समान तथा मनु ने ब्रह्म सभा की संज्ञा दी है, क्योंकि ऐसे ही ब्राह्मण ठीक से न्याय कर प्रजा को सुखी कर सकते हैं। शुक्र का मानना है कि सभा वह स्थान है जहाँ सांसारिक विवादों का निर्णय धर्मशास्त्र के प्रकाश बिंदु से संचालित होता है। सभा में न्यायिक कार्य हेतु 10 साधन होते हैं: राजा, अधिकारी यानी प्रांग विवाक, सभ्य, स्मृति, लेखपाल, लेखक, स्वर्ण, अग्नि, जल तथा राजपुरुष। इनकी सदस्य संख्या 3, 5 या 7 सम्य होने चाहिए। शुक्र की मान्यता है कि न्यायाधीशों को वेद का ज्ञाता, इंद्रिय दमन करने वाला, कुलीन, स्थिर, परलोक से डरने वाला, धार्मिक, उद्योगी तथा क्रोध न करने वाला होना चाहिए। सभा के सदस्यों का व्यवहार नियमों का ज्ञाता, शुद्ध, आचारशील और गुणों से युक्त, शत्रु और मित्र में समान मतलब पक्षपात न करने वाला, धर्मज्ञाता, सत्यवादी, काम, क्रोध और लोभ को जीते हुए प्रियवादी होने चाहिए। शुक्र नीति के अनुसार प्रजा में न्याय वितरण का कार्य का संपादन कुछ सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए।
उसमें यह भी कहा गया है कि पारस्परिक कलह या विवादग्रस्त विषयों का निर्णय स्थानीय लोगों तथा वादी एवं प्रतिवादी के वर्ग, जाति एवं उसके समीपवासी लोगों के द्वारा होना चाहिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि शुक्र नीति के प्रणेता का ध्यान न्याय व्यवस्था के आवश्यक गुणों पर रहा होगा, जैसे निर्णय तत्काल होने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय सरलता व सुगमता से प्राप्त होना चाहिए, न्याय प्राप्ति में व्यय कम से कम होना चाहिए। शुक्र ने न्यायालय की प्रक्रिया के संबंध में भी बताया है। मनु की भांति शुक्र ने भी मुकदमे के 4 भाग स्वीकार किए हैं, जिसमें पूर्व पक्ष, प्रतिपक्ष, क्रिया एवं निर्णय निहित हैं। मुकदमे की शुरुआत पूर्व पक्ष के प्रार्थना पत्र दिए जाने पर शुरू की जाती है, जिसे न्यायालय स्वीकार व अस्वीकार कर सकता है। प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात प्रतिवादी को न्यायालय में सम्मन द्वारा बुलाया जाता है। न्यायालय प्रतिपक्ष से भी लिखित व मौखिक जानकारी के पश्चात यदि न्यायालय यह समझे कि यह मुकदमे के योग्य है तो क्रिया का प्रारंभ होता है। क्रिया अथवा मुकदमे की सुनवाई के समय पूर्व पक्ष एवं प्रतिपक्ष दोनों ही अपने अपने प्रमाण पेश करते हैं। शुक्र ने 2 प्रकार के प्रमाण स्वीकार किए हैं, मानुष प्रमाण और दिव्य प्रमाण। मानुष प्रमाण को भी 3 भागों में बांटा गया है, लिखित, भोग तथा साक्षी। मुकदमे की अंतिम कार्यवाही के अंतर्गत न्यायालय द्वारा व्यवहार का फैसला दिया जाता है। व्यवहार में विजेता पक्ष को जय पत्र दिया जाता है। शुक्र नीति सार के न्यायिक वितरण के अंतर्गत कुछ ऐसे तथ्यों का भी उल्लेख किया गया है जो सामान्यतः अन्य ग्रंथों में उपलब्ध नहीं है। इस ग्रंथ में निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में मुकदमे की पुनः सुनवाई की प्रार्थना तथा मुकदमे के पुनः निरीक्षण की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। शुक्र ने न्याय के कार्यवाही में आह्वान पत्र यानी सम्मन, प्रतिभू यानी जमानत तथा असिद्ध यानी प्रतिबंध का भी उल्लेख किया है। शुक्र ने प्रतिवादी को अपना नियोगी यानी वकील प्रस्तुत करने का भी अधिकार दिया है। शुक्र के अनुसार मुकदमों की सुनवाई एकांत में न होकर खुले में होनी चाहिए। तो ये था शुक्र के न्याय के संबंध में विचारधारा। अब मैं बताती हूँ कि दंड के संबंध में शुक्र के क्या विचार हैं। राज्यों में कानून का संपूर्ण रूप से पालन हो, इसका उत्तरदायित्व राजा पर होता है। वही दंड नीति का धारक है। समस्त धर्मों का एकमात्र रक्षक जो राजा नीति का समुचित रूप में पालन नहीं करता, अर्थात दंडनीय को दंड नहीं देता और दंड के अयोग्य को दंड देता है तथा अनावश्यक रूप से अधिक दंड देने का अभ्यासी होता है, उसका क्षय अवश्यम भावी है। शुक्र की मान्यता है कि स्वयं किए हुए वाक्यों के अनुसार राजा की दी हुई आज्ञा राजा को नरक में ले जाने वाली, समाज का नाश करने वाली, शत्रु की सेना का भय उत्पन्न करने वाली तथा राजा की आयु और बीज को नष्ट करने वाली होती है। शुक्र ने दंड को ऐसा साधन माना है जिससे असत्य आचरण से निवृत्ति होती है। इससे व्यक्ति का दमन होता है। दंड का प्रयोग सदैव सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। शुक्र नीति में दंड के प्रकारों का भी वर्णन किया गया है, जिसमें भर्त्सना, अपमान, निर्वासन, मारना, अपराधी के ऊपर चिन्ह बनाना, अंग काटना तथा मृत्यु दंड देना सम्मिलित है। इन दंडों को 6 क्रमों में इस प्रकार बांटा गया है: वाग्दंड यानी उपहास, धिग्दंड यानी भर्त्सना, अर्थदंड, बंधन, शरीर दंड तथा वध। इन दंडों में धिग्दंड और वाग्दंड तो सभासद ही दे सकते हैं। शुक्र ने शरीर दंड में वध दंड को स्वीकार किया है, किंतु इस विषय में उनके विचार मनु के समान कठोर नहीं हैं। इन्होंने केवल देशद्रोह जैसे अपराध के लिए ही प्राण दंड देने का प्रावधान किया है। शुक्र के अनुसार निरपराधी को दंड नहीं दिया जाना चाहिए।
समाज में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें मनुष्य को न तो अपराध करने की आवश्यकता हो और न ही उसकी वैसी प्रवृत्ति बने। तो ये थे बच्चों शुक्र के दंड संबंधी विचार। अब मैं आपको बताती हूँ कि शुक्र का भारतीय राजनीतिक दर्शन में क्या योगदान या महत्व है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में शुक्र नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद शुक्र नीति सार ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें राजनीतिक व प्रशासनिक पहलुओं पर विस्तृत रूप से विचार किया गया है। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद ने इस ग्रंथ का आदर किया है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों में शुक्र एवं शुक्र नीति सार का जो योगदान है उसको हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। सबसे पहला है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। राजा का प्रथम कर्तव्य प्रजा का कल्याण करना है। शुक्र ने अपने ग्रंथ शुक्र नीति सार में राज्य के कार्यों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है, जिसमें राज्य ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रजा का अधिकाधिक कल्याण हो। राज्य का कार्य लोक कल्याण पर आधारित होना चाहिए, जैसे दीन, असहाय, गूंगे, लंगड़े, अनाथ आदि की सहायता की जाए। समाज में सामाजिक कल्याण, आर्थिक गतिविधियों का नियमन, न्याय का वितरण, पर्यावरण की रक्षा आदि कार्य किए जाने चाहिए। प्रजा के सुख दुख में राजा को विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा शुक्र की एक अन्य देन यह भी है कि उसने राज्य का सावयव सिद्धांत हमें दिया है। शुक्र ने राज्य को एक सावयवी अर्थात शरीर बताया है, जिसमें राजा सिर, मंत्री नेत्र, मित्र कर्ण, कोष मुंह, बल मन, दुर्ग भुजा तथा राष्ट्र पैर के समान होते हैं। इस सिद्धांत का स्पष्ट व सुव्यवस्थित उल्लेख प्राचीन भारतीय राजशास्त्रियों में शुक्र का ही योगदान माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य और राष्ट्र के बीच भेद करना भी शुक्र का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने राज्य और राष्ट्र के बीच स्पष्ट भेद करते हुए कहा है कि किसी राष्ट्र को संप्रभु सत्ता मिल जाने पर उसे राज्य का स्वरूप प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त शुक्र ने परराष्ट्र संबंधों का भी सैद्धांतिक और व्यवहारिक विवेचन किया है। इसके अतिरिक्त न्यायिक प्रशासन के संबंध में शुक्र के विचार वर्तमान संदर्भ में भी प्रासंगिक हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में तो शुक्र का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त शासन सत्ता पर शुक्र द्वारा प्रभावी नियंत्रण लगाए जाना यह भी तत्कालीन राज्य के अतिरिक्त वर्तमान राज्य के धारणाओं के भी अनुरूप है। इसके अतिरिक्त शुक्र ने जो उदार सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया है वह उसे मनु आदि अन्य भारतीय राजनीतिक विचारों से आगे ले जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शुक्र नीतिसार एक बहुआयामी एवं प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसके सिद्धांत आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक माने जा सकते हैं। अगले व्याख्यान में बच्चों मैं आपको किसी अन्य विचारक के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।